नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। मैं सत्ताम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन और ये हमारी हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन की ये हमारी 1500 क्वेश्चनों की सीरीज है जो आपके लिए एनटीए-नेट, सेट, पीजीटी और कॉलेज लेक्चर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। और इस क्लास में हम 20% सिलेक्ट करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और आज की सीरीज में हमारा पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। हम बात करें अथर्ववेद में वार्तिय शब्द का प्रयोग किन महाजनपदों के लिए किया गया है। हम बात करें जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में जो ये वार्तिय शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा। बीरबल जी वेरी गुड इवनिंग, राम सिंह चौहान जी वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। हमारा ऑप्शन है कुरु एवं पांचाल महाजनपदों के लिए, वज्जी एवं मल महाजनपदों के लिए, गांधार एवं कंबोज महाजनपदों के लिए, अंग एवं मगध महाजनपदों के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है जी। आप गीता जी नमस्कार, आदाब जी। हम बात करें किसके लिए प्रयोग किया गया है, राइट आंसर हमारा क्या आएगा। और अगर आप आंसर दीजिए मैं आपके लिए समझाता हूं। हम कुरु की बात करें, कुरु की राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी। क्या थी? इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। पांचाल की राजधानी की बात करें तो अहिछत्रपुर थी, अहिछत्रपुर। और कापिल्य थी पांचाल की राजधानी। वज्जी की बात करें, वज्जी की बात करें तो वैशाली थी। और मल की बात करें तो पावापुरी और कुशीनगर थी। और गांधार की बात करें तो तक्षशिला थी। और हम कंबोज की बात करें तो हाटक थी। अंग की बात करें तो चंपा थी। और मगध की बात करें तो राजगृह थी। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर आएगा हमारा इस सीरीज में राइट आंसर हमारा क्या आएगा, किसके लिए प्रयोग किया गया है। सबसे पहले तो मैं जानकारी दूं आपके लिए, वार्तिक का अर्थ होता है शूद्र। वार्तिक का अर्थ होता है शूद्र, या हम क्या कहें जो शूद्र, जो निम्न कुल के, इसका अर्थ होता है शूद्र या हम निम्न कुल की बात कर सकते हैं। क्या होता है? शूद्र या निम्न कुल का अर्थ होता है वार्तिय का। और हम बात करें कि इस वार्तिय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा। हमारा राइट आंसर क्या आएगा गीता जी और बीरबल जी हम बात करें राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा। अगर हम बात करें ये वार्तिय शब्द का प्रयोग जो है ये अंग जिसकी राजधानी चंपा थी और मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी इनके लिए प्रयोग किया गया है। और हम बात करें यहां के लोगों को लिए वार्तिय शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां के लोगों को शूद्र कहा गया है, यहां के लोगों को निम्न कुल का कहा गया है। अंग और मगध के लोगों का, अंग जो है भागलपुर बिहार में स्थित है और हम मगध की हम बात करें तो ये पटना में स्थित है। राइट आंसर जो हमारा इस सीरीज में आएगा राइट आंसर हमारा डी आएगा। राइट आंसर क्या आएगा हमारा, राइट जो आंसर है हमारा डी आएगा जी। मधु जी, राम सिंह जी और गीता जी, बीरबल जी, राइट जो आंसर आएगा हमारा डी आएगा, डी आएगा जी। अथर्ववेद में इनके लिए प्रयोग किया गया है जी, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा डी आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला था जो आपकी स्क्रीन पर था और पहला प्रश्न में आप लोग सभी रास्ते से भटक गए, यहां प्रश्न का सही आंसर नहीं दे पाए। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है और सेकंड में पूरी तरीके से कोशिश कीजिएगा, सेकंड में पूरी तरीके से कोशिश कीजिएगा। राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी। राकेश जी, अरे राकेश वाह यार, राकेश डी आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है अभिधम कोश, जिसे बौद्ध धर्म का विश्व कोश, विश्व को कहा जाता है, की रचना किसने की थी। एक है अभिधम पिटक, एक है अभिधम कोश, दोनों अलग अलग है जी। हां, हम बात करें एक है अभिधम पिटक, एक है अभिधम कोश। और अभिधम कोश हमारा प्रश्न है, इसकी रचना जो है किसने की थी। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, वसुमित्र ने की थी, आशु घोष ने की थी, नागा अर्जुन ने की थी और अगला है हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी, राम सिंह चौहान जी, सेकंड में बी। ये राइट आंसर जो हमारा है क्या आएगा जी।
अभिधम कोश की जो रचना है किसने की थी? जी किसने की थी? मधु जी, राम सिंह जी, राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? अभिधम कोश। अभिधम कोश, अभिधम कोश की रचना किसने की थी? अभिधम कोश जो है ये चतुर्थ बौद्ध संगति से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध संगति से संबंधित है ये, जी हां, चतुर्थ बौद्ध संगति से संबंधित है। और हम बात करें जो अभिधम कोश है इसकी जो रचना है वो किसने की थी? और जी मधु जी, आशु घोष, अभिधम घोष की रचना किसने की थी? जी राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? जी आशु घोष ने रचना की थी। राइट आंसर जो है हमारा क्या जाएगा? बी हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर जो है हमारा बी आ जाएगा। नागार्जुन ने नहीं की थी, राइट आंसर जो है हमारा बी आ जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है जो आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। यजुर्वेद में यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र हैं। सामवेद में गद्य और पद चंपू दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद में विभिन्न रोगों एवं उसकी चिकित्सा विधि से संबंधित ज्ञान संकलित है। अब हमारे पास कूट है। हम कूटों की बात करें तो हमारा जो राइट आंसर है क्या आएगा? 1 2 3, 1 3 और 4, 1 2 4 और उपयुक्त सभी। तो राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या आएगा जी? मधु जी डी और अन्य स्टूडेंट्स हमारा जो राइट आंसर है हमारा क्या आएगा जी? राकेश ए, बीरबल जी, गीता जी, राम सिंह जी डी, राकेश ए। हम बात करें वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक मंत्र है, क्योंकि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद से हमें यज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। अगला है सामवेद में गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। हम बात करें सामवेद गद्य और पद में नहीं लिखा गया। गद्य और पद में तो यजुर्वेद लिखा गया है। गद्य और पद में तो यजुर्वेद लिखा गया है। सामवेद तो केवल पद भाग में लिखा गया है। सामवेद तो केवल पद भाग में लिखा गया है। हमारा ये 3 सही नहीं है। इसके बाद हम बात करें अथर्ववेद में विभिन्न रोगों एवं उसकी चिकित्सा विधि संबंधित है। यह बात बिल्कुल सही है। जादू टोना और उसमें विधियां हैं। और हम बात करें तीसरे को हटा दिया जाए तो 1 2 और 4 राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा। बिल्कुल राकेश, बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारा सी आएगा। बिल्कुल जी राइट आंसर जो है हमारा सी आ जाएगा इस कड़ी में। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है जो आपकी स्क्रीन पर है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल कृषि कार्य से संबंधित है? हम बात करें कि ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जो कृषि कार्यों से संबंधित है, और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो कौन सा मंडल है जो कृषि से संबंधित है, और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? कृषि से संबंधित कौन सा मंडल है, और राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा जी? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? कौन सा मंडल है जो कृषि से संबंधित है? राम सिंह चौहान जी, फॉर्मेशी, मधु जी, गीता, बिल्कुल। हम बात करें दूसरा जो मंडल है ये अभियांत्रिकी वाला है। कौन सा है? अभियांत्रिक वाला है। कौन सा है? अभियांत्रिक वाला है, जिसे गृहस्थमद ने लिखा था। किसने? गृहस्थमद ने लिखा था। यह अभियांत्रिक मामला है। इसमें तीसरे मंडल की बात करूं तो जिसकी रचना विश्वामित्र ने जिसकी रचना की थी, इससे हमें गायत्री मंत्र की जानकारी प्राप्त होती है। इस गायत्री मंत्र के माध्यम से अनार्य को आर्य बनाया जाता था, ठीक है ना। चौथा मंडल की हम बात करें और चौथे मंडल की हम बात करें, इसे वामदेव ने लिखा था। किसने? वामदेव ने लिखा था, और यह कृषि से संबंधित है।
राइट आंसर बिल्कुल आप लोगों का सी राइट आंसर आएगा। पांचवे की मैं बात कर लेता हूं, पांचवे को अत्रि ने लिखा था, लेकिन हमसे कृषि के बारे में हमने पूछा था, तो राइट आंसर जो है हमारा सी आएगा। बीरबल जी, राकेश जी, गीता जी बिल्कुल, मधु जी बिल्कुल, और राम सिंह जी बिल्कुल, राइट आंसर जो है हमारा सी आएगा, राइट आंसर सी आएगा हमारा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। हम बात करें व्याय सोशलिज्म समाजवाद ही क्यों नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। हम बात करें वाहे सोशलिज्म समाजवाद ही क्यों, इस पुस्तक के जो लेखक थे कौन थे। संजय कुमार गुप्ता जी, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब भाई। तो हमारा अगला हमारा प्रश्न है व्याय सोशलिज्म समाजवाद ही क्यों नामक पुस्तक के जो लेखक थे कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे, मानवेंद्र नाथ रॉय थे, मोतीलाल नेहरू थे, जयप्रकाश नारायण थे। तो इसके जो लेखक थे वो लेखक कौन थे, और राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा। राम सिंह चौहान जी डी, मधु ए, गीता जी ए। यहां पर लिखा गया है समाजवाद ही क्यों, समाजवाद ही क्यों, और एक पुस्तक है मैं समाजवादी क्यों हूं, मैं समाजवादी क्यों हूं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर है समाजवाद क्यों, प्रश्न को समझना, प्रश्न क्या कह रहे हैं। अगर पूछा जाए कि मैं समाजवादी क्यों हूं तो स्वामी विवेकानंद जी आएंगे। अगर समाजवादी क्यों पूछा जाए तो जयप्रकाश नारायण आएंगे, जयप्रकाश नारायण आएंगे। कौन आएंगे, जयप्रकाश नारायण आएंगे। राइट आंसर हमारा यहां पर इस सीरीज में हमारा राइट जो आंसर आएगा वो डी आएगा। राकेश बीरबल, गीता जी और संजय जी बिल्कुल, संजय जी बिल्कुल राइट। राइट जो आंसर आएगा हमारा यहां पर डी आएगा, ये जयप्रकाश नारायण की है। जयप्रकाश नारायण की समाजवाद क्यों, वाई समाजवाद क्यों जी। अगर पूछा जाए कि मैं समाजवादी क्यों तो स्वामी विवेकानंद जी जी। राजेश कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। राइट आंसर हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है जो आपकी स्क्रीन पर है। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था। और यह बड़ा अच्छा प्रश्न है, और हम इस प्रश्न में यह समझेंगे कौन कौन से महान आदमी को, क्रांतिकारी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कौन सी जेल में रखा गया था। और राइट आंसर हमारा क्या है। सबसे पहले हम बात करें महात्मा गांधी जी को कौन सी जेल के अंदर रखा गया था। ऑप्शन है हमारे पास अहमदनगर जेल के अंदर, अगला है हजारीबाग जेल के अंदर, अगला है आगा खां पैलेस पूना के अंदर, और अगला है बांकीमपुर जेल। कहां पर रखा गया था, राइट आंसर हमारा क्या आएगा, राइट आंसर हमारा क्या आएगा। एक बात यह थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे ज्यादा क्रांतिकारियों को जिस जेल के अंदर बंद करके रखा गया था वो जेल थी अहमदनगर जेल थी। कौन सी जेल थी, अहमदनगर जेल थी। लेकिन हम बात करें अगर अहमदनगर जेल के अंदर जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें, इसे भी इसी जेल के अंदर बंद किया गया था जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है ना। लेकिन हजारीबाग जेल की जब हम बात करते हैं तो ये हजारबाग जो जेल है ये बड़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसकी दीवार को तोड़कर जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। जयप्रकाश नारायण को इसी जेल के अंदर बंद किया गया था और जयप्रकाश नारायण इसी जेल की दीवार को फांगकर फरार हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और फिर जयप्रकाश नारायण ने रेडियो के माध्यम से जनता को संबोधित किया था जी, इसी जेल के अंदर बंद किया गया था। और हम बात करें आगा खां पैलेस के अंदर, गांधी जी को आगा खां पैलेस के अंदर बंद किया गया था। और गांधी जी के साथ साथ उसकी पत्नी को भी इसी जेल के अंदर बंद किया गया था। जी हां, इसी जेल के अंदर उसकी पत्नी को बंद किया गया था, कस्तूरबा गांधी को बंद किया गया था। और इसी जेल के अंदर गांधी जी के सहयोगी जो गांधी जी के सचिव थे महादेव देसाई, उसको भी इसी जेल के अंदर बंद किया गया था, आगा खां पैलेस पूना के अंदर बंद किया गया था। और अगली बात, इसी आगा खां पैलेस पूना के अंदर महात्मा गांधी जी की प्रिय पत्नी कस्तूरबा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी के हाथों में यहीं पर अपने प्राण त्यागे थे। और यहीं पर महात्मा गांधी जी के जो सचिव थे महादेव देसाई, उसने भी यहीं पर प्राण त्यागे थे। और महात्मा गांधी जी के प्राण भी यहां पर जाने वाले थे। जब महात्मा गांधी जी ने 21 दिन का उपवास किया तो महात्मा गांधी जी की जो तबीयत थी बड़ी खराब तबीयत हो गई। और उस
उस समय अंग्रेजों को लगा था कि महात्मा गांधी जी की अब कुछ ही समय बाद मृत्यु हो जाएगी, और अंग्रेज आपस में एक गुप्त ऑपरेशन भी चलाने लगे थे, और बताया जाता है कि अंग्रेज तो यहां तक करने लगे थे, महात्मा गांधी जी का अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी इकट्ठी करने लगे थे यहां पर। तो आगा खां पहले इस पूना की बात थी। यहीं पर महात्मा गांधी जी ने अपने सबसे दो नजदीकी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी को अपने हाथों में दम तोड़ता हुआ यहीं पर देखा था, और अपने सचिव महादेव देसाई को भी यहीं पर दम तोड़ते हुए देखा था, ठीक है ना। और बांकीपुर जेल की बात करूं तो यहां पर राजेंद्र प्रसाद को बंद किया गया था, जी हां, हम बात करें राजेंद्र प्रसाद को जो बंद किया गया था, बांकीपुर में बंद किया गया था। राइट आंसर हमारा सी आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपके लिए, ये सारी चीजें मैं यूं इसलिए बता रहा हूं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जयप्रकाश नारायण कौन सी जेल की दीवार को तोड़कर फरार हुए, कौन सी जेल की दीवार को तोड़कर या दीवार को लांघकर फरार हुए थे, कौन सी? हजारीबाग। और यहां पर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहां पर गिरफ्तार किया गया था? ऐसे प्रश्न आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं। सुरेंद्र सरोज जी, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। और आप सभी का अधिकांश सबका राइट आंसर सी है, बिल्कुल। मधु जी, राजेश जी और गीता जी, बिल्कुल आप, और राकेश जी, बिल्कुल आप सभी का अधिकांश सबका राइट आंसर बिल्कुल सी है, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, हम बात करें किस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीपों में छुरा मारकर हत्या कर दी थी? वो कौन थे जिसने लॉर्ड मेयो की छुरा मारकर हत्या कर दी थी? कौन थे जी? अंडमान द्वीप में एल्गिन की हत्या की थी, मेयो की हत्या की थी, और रिपन की हत्या की थी। किसकी हत्या? शेर अली अफरीदी अफरीदी पठान ने किसको छुरा घोंपकर हत्या की थी? वो कौन से थे यहां पर जिसकी हत्या की गई थी? ये हत्या बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। 1872 ईस्वी में मेयो की हत्या की गई थी। किसकी हत्या की गई थी? मेयो की हत्या की गई थी। ये वही मेयो थे जिसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, शाही परिवार के छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए। जी हां, राइट आंसर बिल्कुल हमारा सी राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी राइट आंसर आ जाएगा। इसकी जो हत्या की थी शेर अली अफरीदी पठान ने इसकी हत्या की थी। बीरबल जी, गीता जी, संजय जी, मधु जी, राम सिंह जी, बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारा सी आ जाएगा जी। राकेश जी, बिल्कुल राइट आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव था? हम बात करें कि जो ये 1940 का जो ये अगस्त प्रस्ताव था, ये क्या प्रस्ताव था, इसके अंदर क्या चीजें थी? जी हां, ऑप्शन है भारत की सने पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन है डोमिनियन स्टेट्स, ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन है केंद्र में प्रतिनिधित्व। तो क्या था, क्या चीज थी इसके अंदर, क्या चीजें थी इसके अंदर, और इसके अंदर ऐसी क्या चीज थी जिसकी महात्मा गांधी जी ने विरोध किया, हम बात करें परिस्थिति बदल चुकी थी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 1 सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और अब ब्रिटेन के पास अमेरिका का दबाव था। अमेरिका चाहता था कि भारत हमारा साथ दे, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन के साथ था, ब्रिटेन पर अमेरिका का दबाव था, और अमेरिका चाहता था कि भारत को अब स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और उसी समय अगस्त प्रस्ताव यहां पर भेजा जाता है। अगस्त प्रस्ताव होता है यहां पर 1940 ईस्वी में, और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है अधिराज्य। इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया था? अधिराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, अर्थात ब्रिटेन के अधीन राज्य। क्या? ब्रिटेन के अधीन राज्य जो भारत वाले इतने समय पहले से जिसकी मांग कर रहे थे अधिराज्य की, वो अधिराज्य अब दिया जाता है। जी हां, हम जब बात करते हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य की बात की गई थी। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि हमें अधिराज्य चाहिए, लेकिन फिर कहा था कि अगर हमारी रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 ईस्वी तक स्वीकार नहीं किया गया तो हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए।
पहले तो भारतीयों को अधिराज्य चाहिए था, और अधिराज्य उस समय अंग्रेज भारत को दे ही नहीं रहे थे, और फिर बाद में क्या दे रहे हैं, अधिराज्य। लेकिन अब कांग्रेस के सदस्य, अब भारत की जनता इस अधिराज्य से सेटिस्फाइड नहीं थी। अब उन्हें क्या चाहिए था, अब भारत की जनता को जो चाहिए था वो चाहिए था पूर्ण स्वराज चाहिए था। अब भारत की जनता को स्वतंत्रता चाहिए थी। इसीलिए ये घिसा पिटा अधिनियम था, इसीलिए कहा गया था, इसीलिए कहा था अंबेडकर जी ने, ये उत्तर तिथि का चेक है। अर्थात ये तो हमें पहले चाहिए था, इसकी तो तारीख बीत चुकी है, ये तो उत्तर तिथि का चेक है जो एक्सपायर हो चुका है। और इसमें आगे किसी ने जोड़ दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें जोड़ दिया। तो हमारा राइट जो आंसर आएगा बी आएगा। अब भारत वालों को अधिराज्य नहीं चाहिए, अब तो क्या चाहिए, अब तो इन्हें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। जी गीता जी, जयपुर में भी बरसात हो रही है, बाहर हमारी बालकनी में अभी भी बरसात हो रही है, यहां पर फ्लैट के बाहर की तरफ, यहां पर भी हो रही है बरसात जी। जी यहां पर भी बरसात हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना, यहां पर भी बरसात हो रही है भाई। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी जी, हम बात करें वह दल जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में असहयोग किया था। हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के समय असहयोग किसने किया था, वो कौन सा दल था जिसने सहयोग नहीं किया। राइट आंसर क्या आएगा, राइट जो आंसर, बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारा यहां पर क्या आएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, जब यहां भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उस समय इस भारत छोड़ो आंदोलन का जो विरोध है वो विरोध किसने किया था। राइट आंसर क्या है, देखो आजकल ऊपर वाले ने एक कनेक्शन कर रखा है सबका, अधिकांश अब मौसम कहीं पर भी होता है तो सेम सा हो रहा है आजकल, एक कनेक्शन कर रखा है भाई आजकल ऊपर वाले ने, ठीक है ना, एक नेटवर्क वासुदेव कुटुंबकम वाला कर रखा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करें क्यों किया था साम्यवाद ने, हम बात करें जो रूस था, रूस में था साम्यवाद, रूस में था साम्यवाद, और द्वितीय विश्व युद्ध में रूस अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में रूस अमेरिका और ब्रिटेन के साथ, रूस अमेरिका और ब्रिटेन के साथ शामिल था, और इस साम्यवाद से भारत का साम्यवाद का संपर्क था, और भारत का जो साम्यवाद था इस पर ये रूस वाले साम्यवाद का कुछ प्रभाव था। अब ये नहीं चाहता था, अब ये जो साम्यवाद जो भारत में था, क्योंकि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन अमेरिका और रूस एक थे, ये मिले हुए थे, और जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इस साम्यवाद, भारत वाले साम्यवाद को यह लग रहा था कि ये ब्रिटेन के विरुद्ध है और ब्रिटेन रूस के साथ था, तो इसीलिए इसने इसका विरोध किया था, इसने सहयोग नहीं किया था साम्यवाद ने। जी ठीक है ना, इसी वजह से इसने साम्यवाद ने सहयोग नहीं किया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। कोई बात नहीं मधु जी, नहीं हो रही तो अभी बारिश का टाइम भी नहीं है भाई, मधु जी अभी तो बारिश का टाइम भी नहीं है, नहीं होनी चाहिए अभी, देखो बड़ा नुकसान है किसानों के लिए। बिहार में लू चलती है डे में, अरे बीरबल जी ये बिहार का जो मौसम है ये बड़ा खराब है यार, यहां पर लूएं चलती है जी, बिल्कुल सही बात है यार, क्या करे यार, ठीक है ना। राजस्थान में बड़ा ठंडा मौसम है आजकल साहब, आज का मौसम बड़ा ठंडा था। अरे बीरबल जी बिहार से राजस्थान की तरफ रुख कर लो आप, जयपुर की तरफ यार, बीरबल जी और लू का तो बाबर ने भी भारत को अभिशाप माना है लुओं के बारे में। बाबर भी कहते थे कि भारत की लुएं बड़ी खतरनाक होती है साहब, ठीक है, जो लुएं चलती हैं भारत में, वो तो बाबर ने भी इसकी आलोचना की है लुओं की, तो ठीक है ना।
हम बात करें कहां पर की थी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में, कहां पर स्थापना की थी? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? हम बात करें ये सिंगापुर में की थी। कहां पर की थी? सिंगापुर में की थी। और इस समय जब ये स्थापना की गई थी 9 देशों ने इसके लिए अनुमति भी दे दी थी। जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, इटली की बात करें, तो इन्होंने इस सरकार को अनुमति भी दे दी थी। और ये जो बात है, ये जो स्थापना की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में की थी और ये सिंगापुर में की गई थी। राइट आंसर भी आएगा। बिल्कुल बीरबल जी, राकेश जी बिल्कुल, गीता जी बिल्कुल, संजय जी बिल्कुल, और मधु जी बिल्कुल बी, और राकेश कुमावत जी बिल्कुल बी आएगा भाई, ठीक है ना। निषाद बी बिल्कुल, राइट आंसर बी आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अगस्त 1941 में मोपला काश्तकारों का विद्रोह हुआ। जो ये मोपला विद्रोह हुआ था बड़ा भयंकर विद्रोह था साहब, और लास्ट में इसने सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लिया था मोपला विद्रोह। बोलते हैं कि राजस्थान में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जी। कुप्रथाएं तो बिल्कुल कुप्रथाएं भी मिलती हैं जी। राकेश जी बिल्कुल, राकेश जी, राकेश कुमावत जी बिल्कुल। ये राजस्थान में गहलोत जी ने जिलों की बड़ी सौगात दी है राजस्थान की जनता को। हम बात करें अगस्त, ये जो अगस्त 1921 में जो ये मोपला विद्रोह हुआ था, कहां पर हुआ था? ये मालाबार केरल में हुआ था। ये केरल में हुआ था। इस केरल में मोपलो किसान थे जिन्होंने निम्न जाति से इस्लाम धर्म एक्सेप्ट किया था। क्या मुसलमान बने थे निम्न जाति से, और ये जमींदारों के खिलाफ थे। बाद में इसने एक सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लिया। क्या कर लिया? रूप धारण कर लिया। और इसने रूप धारण जो किया था, जो इनका अली मुशलियर इनका एक नेता था जिसे मस्जिद के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इन्होंने एक रूप धारण कर लिया सांप्रदायिकता का। और हम बात करें, ये राइट आंसर बिल्कुल डी है। इनका इतनी क्रूरता के साथ दमन किया गया था, इस मोपला विद्रोह का इतनी क्रूरता के साथ दमन किया गया था, और बाद में 1947 तक कभी इन्होंने विद्रोह नहीं किया। 1947 तक कभी इन्होंने अपने जीवन में विद्रोह नहीं किया इन मोपलों ने। राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? डी आएगा। गांधी जी ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था संजय जी, शुरुआत में बिल्कुल किया था और सभी इसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन इसने क्या किया, फिर सांप्रदायिकता रूप धारण कर लिया। उसके बाद सभी जिन्होंने समर्थन किया था, बड़े बड़े लोग, सभी किनारे हो गए बाद में जी। सबने किया था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, गांधी जी, सबने किया था। लेकिन बाद में इसने रूप गलत धारण कर लिया था। जब सांप्रदायिकता रूप धारण कर लिया तो सभी किनारे हो गए थे फिर। बिल्कुल संजय जी, सबने किया था, लेकिन बाद में रूप धारण करने के बाद सब अलग हो गए थे। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? वायसराय। और एक राजस्थान के सेट के पेपर में आया था, उसमें पूछा गया था 1857 की क्रांति के समय भारत में वायसराय कौन था? लेकिन 1857 की क्रांति के समय भारत में वायसराय का पद नहीं था, वो भारत का गवर्नर जनरल का पद था। अब इन एग्जामिनरों को कौन समझाए भाई, ठीक है ना। हमारा अगला है, कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ। यहां पर कैनिंग के लिए भारत का गवर्नर जनरल का प्रयोग किया जाता है 1857 क्रांति के समय, ठीक है ना। अगला है, कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। अगला है, कैनिंग के काल में 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर की गई थी। राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी? क्वेश्चन नंबर हमारा है 12वां। राइट जो आंसर है क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? 1 2 3 4। राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी?
राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा, डी। बिल्कुल राइट आंसर हमारा डी आएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। वायसराय कहा गया, कैनिंग इस समय था 1857 क्रांति, और भारत के प्रथम वायसराय थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लेकिन यहां पर हम बात करें, जो ये विश्वविद्यालय हैं 1854 के पिट्स, 1854 के वुड्स डिस्पैच के तहत इन विश्वविद्यालयों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय सबसे पहले बनी थी 24 जनवरी 1857 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाते हैं, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में सबसे पहले कौन सी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो कलकत्ता की गई थी। इसके बाद में बंबई विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं, जो ये बंबई विश्वविद्यालय है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 18 जुलाई 1857 ईस्वी में बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, सेकंड नंबर पर आती है। और मद्रास विश्वविद्यालय की बात करें तो इससे भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 1857 ईस्वी में की गई थी। आजकल आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समय बदल चुका है भाई, अब आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो ऐसे पूछे जाएंगे कि सबसे पहले कौन सी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो सबसे पहले कलकत्ता की गई थी 24 जनवरी 1857 में। इसके बाद बंबई की 18 जुलाई 1857 में, फिर मद्रास की गई थी 5 सितंबर 1857 में। और ये 1854 के जो वुड्स डिस्पैच जो अधिनियम था उसके तहत इनकी स्थापना की गई थी जी। आजकल ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। समय बदल गया है भाई, और आपको भी समय के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, तब जाकर काम चलेगा, वरना काम चलने वाला नहीं है। चीजें बहुत बदल चुकी है, हमें इन चीजों को हमें समझना होगा, बिल्कुल राइट जो आंसर है हमारा डी आ जाएगा, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, जी। किस इतिहासकार ने द्वैत शासन को डाकुओं का राज्य कहा? हम बात करें कि जो ये द्वैत शासन था, इस द्वैत शासन में क्या था, मुख्य शक्ति अंग्रेजों के पास थी और प्रशासन को भारतीयों के माध्यम से संभाला जाता था। और ये द्वैत शासन जो चला था 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था। और ये द्वैत शासन को डाकुओं का राज्य किसने कहा था? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा, ये डॉर्डवेल ने कहा था, के एम पन्नीकर ने कहा था, वैनसीटाट ने कहा था, जदुनाथ सरकार ने कहा था। किसने ये बात कही थी? निषाद जी, राम सिंह जी, मधु जी। तो राइट जो आंसर है हमारा यहां पर क्या आएगा, राइट जो आंसर जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। राइट जो आंसर है क्या आएगा, किसने कहा था इस द्वैत शासन को? इस द्वैत शासन के तहत दीवानी का अधिकार अंग्रेजों के पास था और इन्होंने उप दीवान बना रखे थे, जैसे बंगाल का रजा खां को बना रखा था, बिहार की मैं बात करूं, बिहार का सिताब राय को बना रखा था। किसको? सिताब राय को बना रखा था। उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में दुर्लभ राय को बना रखा था। किसको? दुर्लभ राय को बना रखा था। एक शक्ति अंग्रेजों के पास थी जो दीवान थे, दूसरा भारतीय थे जो दीवान थे। कौन थे? भारतीय थे, 1 और 2, तो इसलिए इसे दोहरी शक्ति कहा जाता है। राइट आंसर हमारा क्या आएगा, ये के एम पन्नीकर ने कहा था, पन्नीकर ने ये बात कही थी। राइट जो आंसर है हमारा बी आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या आएगा, राइट जो आंसर है हमारा बी आ जाएगा। राकेश जी, राकेश कुमावत जी, राकेश कुमार जी, संजय जी, बीरबल जी, यशपाल, ऑप्शन बी को लॉक। बिल्कुल यशपाल, बी को लॉक कर दिया भाई हमने, बिल्कुल। और बीरबल जी बिल्कुल, और गीता जी और धर्मेंद्र जैन जी बिल्कुल, राम सिंह जी बिल्कुल। राइट आंसर हमारा बी आ जाएगा, कैम पन्नीकर आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार था जिसे जहांगीर द्वारा नादिर उल जमा का खिताब दिया गया था? हम बात करें कि जहांगीर के द्वारा नादिर उल जमा का खिताब किसे दिया गया था, और जहांगीर के समय वो चित्रकार कौन थे जिसे नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है अब्बुल हसन को, मंसूर को, बिशन दास को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से थे जिसे नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी, कौन थे? राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा जी, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा,
किसको दी गई थी? और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किसके लिए दी थी? बिल्कुल हम बात करें जो ये अब्बुल हसन था, ये अब्बुल हसन मानव के चित्र बनाने में बड़े निपुण थे अब्बुल हसन, और इसी अब्बुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी जहांगीर ने। हम मंसूर की बात करें, उस्ताद जो मंसूर थे ये पशु पक्षियों का चित्र बनाने में निपुण थे जो उस्ताद मंसूर थे। जी हां, तो हमारा राइट जो आंसर है, हमारा राइट आंसर जो है यहां पर राइट आंसर हमारा आ जाएगा। धर्मेंद्र जैन जी, बीरबल जी, संजय कुमार गुप्ता जी, बिल्कुल निशाद जी, राइट आंसर जो है हमारा यहां पर ए आ जाएगा, अब्बुल फजल आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा? राइट आंसर ए आ जाएगा, अब्बुल फजल आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी हां, क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां है। काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मनसबदारी प्रणाली में दुअस्पा और शीअस्पा श्रेणी की स्थापना किसने की थी? जी, एक मनसबदार 2 घोड़े और 3 घोड़े भी रख सकता है, यह स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या है? अब्बुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, उसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। अब्बुल हसन ने जहांगीर की गद्दी पर आसीन होने के लिए चित्र तैयार किया था, जिसे बाद में जहांगीर की आत्मकथा तुझु के जहांगीर। वाह वाह वाह, वो बिल्कुल यशपाल, बिल्कुल। राजेश जी और राम सिंह और राकेश कुमार, बीरबल जी और मधु जी, राइट जो आंसर है हमारा यहां पर क्या आएगा? मनसबदारी दुअस्पा, एक सैनिक 2 घोड़े, एक सैनिक 3 घोड़े रख सकता है, 2 घोड़े रख सकता है। दुअस्पा 2, शीअस्पा 3 घोड़े रख सकता है एक सैनिक। ये व्यवस्थाएं किसने चालू की थी? और जो राइट जो आंसर है हमारा यहां पर क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा यहां पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या आएगा जी? राइट आंसर क्या आएगा? हम बात करें, ये जहांगीर ने किया था, ये काम जो किया था जहांगीर ने किया था। किसने? जहांगीर ने किया था। और हम बात करें दुअस्पा शीअस्पा, इस पद पर सबसे पहले जहांगीर ने अपने सबसे नजदीकी महाबत खां को बैठाया था। किसको? महाबत खां को यह पद दिया गया था सबसे पहले जहांगीर ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जहांगीर ने सबसे पहले इस पद को किसको दिया गया था, तो सबसे पहले महाबत खां के लिए दिया गया था। किसके लिए? महाबत खां के लिए दिया गया था। राजेश कुमावत जी बिल्कुल भी, यशपाल बिल्कुल भी, बिल्कुल, और राकेश कुमार, गीता जी बिल्कुल, राइट आंसर हमारा बी आ जाएगा। और सबसे पहले महाबत खां को यह पद दिया गया था जी, राइट आंसर हमारा बी आएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां है। दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले के अनुयायी थे? अब दारा शिकोह थे वो कौन से सूफी सिलसिले के अनुयायी थे? राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है कादरी संप्रदाय से थे, सत्तारी संप्रदाय से थे, फिरदौसी संप्रदाय से थे, नक्शबंदी संप्रदाय से थे। तो कौन से संप्रदाय से थे जहांगीर? राइट आंसर हमारा क्या आएगा? जो जहांगीर थे वो कौन से संप्रदाय से थे? और जो राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट आंसर हमारा क्या आएगा? कौन से संप्रदाय से थे जी? जी, राइट आंसर हमारा क्या आएगा जी? कौन से संप्रदाय से थे भाई? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? हम बात करें, एक थे मियां मीर, वो मियां मीर जिसने स्वर्ण मंदिर के नींव की पहली ईंट रखी थी। मियां मीर, ये मियां मीर थे कादरी संप्रदाय से। और इसी मियां मीर के जो शिष्य थे मुल्लाल, क्या नाम था? मुल्लाल शाह। क्या नाम था? मुल्लाल शाह बदख्शी। क्या नाम था? मुल्लाल शाह बदख्शी इसके शिष्य थे। मुल्लाल शाह बदख्शी के शिष्य थे दारा शिकोह। और दारा शिकोह और इसकी जो बहन थी बड़ी, दारा शिकोह और इसकी जो बड़ी बहन थी जिसका नाम था जहां आरा, ये जहां आरा भी जो शिष्य थी इसी मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्य थी जी। राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद
औरंगजेब की इनसे बिल्कुल विपरीत है। औरंगजेब जो शिष्य थे मीर मासूम के शिष्य थे, मीर मासूम के शिष्य थे और नक्शबंदी सिलसिले से था। ये वो नक्शबंदी है जो संगीत पर, जो संगीत को भी पाप मानता है और संगीत का जो विरोध करता है, उस सिलसिले से थे औरंगजेब। कौन? औरंगजेब उस सिलसिले से थे, नक्शबंदी सिलसिले थे। ठीक है ना। तो हमारा राइट जो आंसर है, राइट आंसर हमारा डी आएगा, डी राइट आंसर आएगा। ठीक है भाई। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। एक बुद्धिमान वजीर के बिना, एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजतत्व व्यर्थ है, अर्थात राजगद्दी व्यर्थ है। बिल्कुल अब्दुल कादिर जिलानी ने चलाया था, बिल्कुल यशपाल, बिल्कुल ठीक है ना। हम बात करें एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजतत्व व्यर्थ है, उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ये किसने कहा था कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना ये राज्य अधूरा है? ये कथन जो था ये किसका है? ऑप्शन है भाई बर्नी का, आरसी मजूमदार का, मिनहाज सिराज का, अफीफ का। तो किसका ये कथन है? और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? किसका है ये कथन? जो ये कथन जो है किसका कथन है? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? भाइयों आंसर दीजिए। राम सिंह जी ए, निषाद जी ए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे भाई ऐसे कथन आपसे पूछे जाते हैं। बर्नी का कथन है। किसका है? बर्नी का कथन है जी। ठीक है, बर्नी जिसने तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी, जिसने तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी, तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी। और ये बर्नी की जो मृत्यु होती है जेल के अंदर ही, इस बर्नी की मृत्यु होती है, इस बर्नी की जो मृत्यु होती है जेल के अंदर ही मृत्यु होती है, फिरोज शाह तुगलक के समय। राइट आंसर जो है ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्या राइट आंसर जो है हमारा ए आ जाएगा? राजेश कुमावत जी, बीरबल कुमार यादव जी, निषाद जी और राम सिंह चौहान जी 17वें में। बिल्कुल राइट आंसर हमारा ए आ जाएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां। क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी की नागरिक प्रशासन में अष्ट प्रधान के अंतर्गत नहीं थे? हम बात करें कि जो शिवाजी का जो अष्ट प्रधान था, उस अष्ट प्रधान के सदस्य थे, कौन नहीं थे? अष्ट प्रधान के सदस्य कौन नहीं थे? ऑप्शन है हमारे पास पेशवा, बिल्कुल कॉमन सेंसर, अच्छा जी बिल्कुल 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 संजय जी। ऑप्शन है हमारे पास पेशवा, मजूमदार, सुमंत, कोतवाल। कौन नहीं था शामिल? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? कौन थे जो शामिल नहीं थे? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी? क्वेश्चन नंबर हमारा है 18वां। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या आएगा? मजूमदार। ये मजूमदार जो है ये तो वित्त मंत्री था मेरे भाई, वित्त मंत्री था मजूमदार, जिसे मजूमदार कहा जाता। पेशवा प्रधानमंत्री था भाई, प्रधानमंत्री था भाई, थे भाई ये तो भाई मेरे भाइयों थे। सुमंत विदेश मंत्री था भाई। कौन थे? विदेश मंत्री थे भाई। कौन नहीं थे? कोतवाल नहीं थे भाई। कौन नहीं थे मेरे भाइयों? कोतवाल नहीं थे। कोतवाल एक थानेदार नहीं थे, एक छोटे शहर का थानेदार, छोटे शहर का जो होता था ये थानेदार नहीं थे भाई। ठीक है ना। कौन नहीं थे? थानेदार नहीं थे भाई। डी नहीं थे भाई। बीरबल जी, राजेश कुमार जी और धर्मेंद्र जैन जी। राइट आंसर क्या है? डी है, डी राइट आंसर आएगा भाई। ठीक है ना, ये नहीं थे। पेशवा था, मजूमदार था, सुमन था। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें पंडित राव था, तो राइट आंसर क्या आएगा? हमारा डी आएगा। सतीश सिरसाट, बिल्कुल राइट आंसर हमारा डी आएगा। कोतवाल इसमें शामिल नहीं था। ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। सल्तनत काल का कौन सा वंश अफगानी था? सल्तनत काल का कौन सा वंश था जो अफगानी था? ऑप्शन है कि गुलाम वंश था, अगला है कि सैयद वंश था, अगला है कि लोदी वंश था, अगला है कि तुगलक वंश था। तो कौन सा वंश था जो अफगानी था? सल्तनत काल का कौन सा वंश था कि जो अफगानी था? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? अफगानी कौन सा वंश था जी? गुलाम वंश था, सैयद वंश था, लोदी वंश था, तुगलक वंश था। राइट आंसर हमारा क्या आएगा?
कौन सा था जो अफगानी वंश था? अफगान का मतलब अर्थात अफगान से आए थे, बाकी तुर्क थे। जी हां। हम बात करें गुलाम हैं, एक गुलाम वंश आ गया, 5 वंश थे टोटल। गुलाम वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है, तुगलक वंश है, एक था खिलजी वंश है। कौन सा? खिलजी वंश, ठीक है ना, खिलजी वंश। हम बात करें गुलाम, हम बात करें, इनको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। हम बात करें गुलाम खिलजी, गुलाम खिलजी, सैयद और इसके बाद तुगलक, ये सभी क्या थे? तुर्क थे। इसके बाद हम दूसरा पेन ले लेते हैं। इसके बाद हम बात करें जो ये लोदी वंश था, ये लोदी वंश जो था अफगानी था। कौन सा था? अफगान वंश था जो ये लोदी वंश था। कौन सा वंश था? अफगान वंश था जो ये लोदी वंश था। बाकी सारे के सारे क्या थे? तुर्क थे। बाकी सारे के सारे क्या थे? तुर्क थे। बस ये था लोदी वंश था जो अफगान था, और जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। जिसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा। बीरबल जी, संजय जी, राकेश, राजेश कुमार, मधु जी और धर्मेंद्र जैन जी, बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारा यहां पर आएगा लोदी वंश आएगा। और ये जो बहलोल लोदी थे, बहलोल लोदी ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपने भाई बंधुओं को अफगानिस्तान से भारत बुलाया था। कहां से? अफगानिस्तान से भारत बुलाया था अपने भाई बंधुओं को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। तो इसने सबसे ज्यादा अफगानों को यहां पर भारत बुलाया था। और ये बहलोल लोदी इतने समझदार थे, अपने भाई बंधुओं के सामने कभी राजगद्दी पर नहीं बैठा करते थे, उनके सामने हमेशा चटाई पर बैठा करते थे। किस पर बैठा करते थे? चटाई पर बैठा करते थे। और अगर कोई इसका मनसबदार, इक्तेदार अगर कोई इससे नाराज हो जाते थे तो उसके घर चला जाया करते थे, अपनी पगड़ी को उसके चरणों में रख दिया करते थे और कहा करते थे कि अब इसकी लाज बचाना आपके हाथ में है। तो हम बात करें, राइट आंसर लोदी आएगा। जी हां, लोदी आएगा, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। जी हां, 1451 ईस्वी में। 1451। अगला हमारा प्रश्न है, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश इनमें से स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है। तो कौन से में हमें सबसे पहले एक विवाद का विवरण मिलता है, और यह हमें कैसे पता चलता है? महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था, और यह हमें पता चलता है संध्याकर नदी पर। कौन सी नदी पर? संध्याकर नदी पर। तो यह हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? राइट आंसर क्या आएगा? मिलित पन्हों से, दीर्घ निकाय में, महापरिनिब्बाण में, इसमें से कोई नहीं। तो यह जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? निषाद, मधुर, राजेश कुमार जी, राम सिंह चौहान जी और राकेश कुमार जी। राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राकेश कुमार जी, वाह, बिल्कुल। ये महापरिनिब्बाण सूत्र से जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर सी आ जाएगा, ठीक है ना। हम बात करें, जो महात्मा बुद्ध के जो शरीर के जो अवशेष थे उन्हें 8 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो यह जानकारी हमें महापरिनिब्बाण सूत्र से प्राप्त होती है। जैसे हम बात करें मगध के अजात शत्रु थे, जी हाँ, वैशाली के लिच्छवी थे, कुशीनगर पावा के मल थे, पिपलीवन के मौर्य थे, जी हाँ। और हम इसके बाद हम बात करें, पिपलीवन के मौर्य आ गए और ब्राह्मण थे, वैठ द्वीप के ब्राह्मण थे। तो इस तरीके से 8 भागों में इसके शरीर को बांटा गया था। यह जानकारी हमें महापरिनिब्बाण सूत्र से प्राप्त होती है। और हमारी जो क्लासें हैं, हमारी क्लास क्रमबद्ध तरीके से 8 बजे हमारी क्लास चल रही है। MCQ क्वेश्चन की जो क्लास है वो 8 बजे क्रमबद्ध तरीके से चल रही है। जिन स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है तो वो जरूर हमसे जुड़ें, और अगर जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बीच बीच में तो हम भाई गाते नहीं है कि लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगती है, लास्ट है भाई साहब, अगर आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है तो आप लाइक भी कर दिया करें, जी हाँ। और अगर कोई भी स्टूडेंट PGT, सेट, कोली लेक्चरर, नेट की तैयारी करना चाहता है इतिहास से, तो वो जरूर हमारे चैनल को, और जरूर अगर वो पेड कोर्स लेना चाहता है तो हमारा एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन की। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तो आप भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
लाइव रिकॉर्डेड क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड, जिस पर हमारा काम जो है वो चल रहा है, रेगुलर क्लासेस विलासे सारी सिस्टम चल रहा है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है वो भी हमारी प्रारंभ होने वाली है, जी हाँ, वो भी हमारी प्रारंभ होने वाली है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है, जी हाँ। और अगर कोई स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोचिंग करना चाहता है, तो यहां पर जो जैनित क्लासेज है, जयपुर के अंदर ई जैनित है, तो वहां पर मेरी क्लासेज चल रही हैं, तो आप ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमने कल से ही हमने एक बैच को प्रारंभ किया है ऑफलाइन ई जैनित, अर्थात जो जैनित क्लासेज है। और जैनित क्लासेज वो क्लासेज जो राजस्थान में नेट के हिसाब से चलती है, नेट की सबसे बड़ी कोचिंग के रूप में है, ऑफलाइन पुरानी कोचिंग है, तो वहां पर भी हमारी क्लासेज चल रही है, तो आप वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राकेश कुमार जी, थैंक यू गुरु जी, राकेश, धन्यवाद राकेश जी। और बीरबल जी, वेरी नाइस, धन्यवाद बीरबल जी। और मधु जी, सर नेट के पेपर एक एक करके सोल्व करा दो। बिल्कुल मधु जी, नेट का पेपर भी कराएंगे, लेकिन मधु जी नेट का पेपर, नमस्कार गुरुदेव, अरे नमस्कार निखिल जी, निखिल जी नमस्कार, आदाब भाई, आदाब भाई। राम सिंह चौहान जी, थैंक यू सर जी, धन्यवाद राम सिंह जी। और निखिल हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं हमारे, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं निखिल जी। और राजेश कुमावत जी, थैंक यू राजेश जी। और सुरेंद्र सरोज जी, वेरी नाइस क्लास, धन्यवाद सुरेंद्र जी, धन्यवाद। सुरेंद्र जी भी हमसे बड़े पुराने हैं जी, तो सभी स्टूडेंट काफी पुराने स्टूडेंट्स हैं जो काफी जुड़े हुए हैं जी, ठीक है ना। तो आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को गुड नाइट। और हमारी जो क्लासें हैं वो रेगुलर चल रही है। अगर कोई पेड कोर्स लेना चाहता है तो वो ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जी, तो आप पेड कोर्स एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, तो वहां से हमारी जो पीजीटी, शेट, नेट, कॉली लेक्चर की जो क्लासें हैं वो आपको सारी मिल जाएंगी। तो ठीक है भाई, गुड नाइट, धन्यवाद और जय हिंद। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ 8 बजे जी। संजय कुमार गुप्ता जी, कृपया सर नेट के पिछले पेपर वर्ष बार सोल्व करा दे। बिल्कुल संजय जी, संजय भाई, मैं नेट का प्रश्न पेपर कराऊंगा, और मैं चाह रहा हूं कि नेट का पेपर मैं थोड़ा जल्दी लेकर आऊं, लेकिन मैं बिल्कुल एक आपके लिए नेट का भी पेपर मैं आपके लिए कराऊंगा, एक एक पेपर में नेट का भी आपके लिए कराऊंगा भाई, ठीक है ना। और राम सिंह चौहान जी, वेरी गुड नाइट भाई राम सिंह जी जी। संजय कुमार जी, वेरी गुड नाइट, नेट के पेपर भी मैं आपके लिए कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा भाई, सारी चीजें, ठीक है ना। सुरेंद्र सरोज जी, गुड नाइट भाई सुरेंद्र जी, गुड नाइट। बिल्कुल सारी चीजों को हम कराएंगे और क्रमबद्ध तरीके से हम सारी चीजों को कराएंगे, कोई कैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, सारी चीजों को कराएंगे जी। और सारी चीजों की मैं बस आपसे इतना कहता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं ज्यादा नहीं करता कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन और इससे संबंधित अगर आपने डिटेल को आपने पढ़ लिया, अगर आपको, मैं हमेशा बोलता हूं, जो मैं बोलता हूं मेरे शब्दों पर आप ध्यान दिया करो, जो मैं व्याख्या करता हूं सबसे ज्यादा आप मेरे शब्दों पर ध्यान दिया करो, क्योंकि जो मैं व्याख्या करता हूं उसके अंदर से आपके प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं जी। हमारे प्रश्न यहां पर सिंपल हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको व्याख्या बताता हूं, व्याख्या वो बताता हूं अपने अनुभव के आधार पर, मैं बताता हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कहां से बनकर आते हैं जी। सर क्लास खत्म कर रहे हो, मैं तो अभी आया था। निखिल जी, हमारी क्लास वो 8 बजे चलती है हमारी क्लास, और 20 क्वेश्चन होते हैं, तो क्लास के हमारे क्वेश्चन ही हो गए भाई। संजय कुमार जी, धन्यवाद संजय जी, निखिल जी, सुरेंद्र जी और राम सिंह जी, राजेश जी और राकेश, राम सिंह चौहान जी, बीरबल जी, गीता जी, मधु जी और धर्मेंद्र जैन जी, संजय जी और सतीश जी, आप सभी को गुड नाइट, आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया और टेक केयर जी।